पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 4th चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। और इससे पहले वाला जो भी क्लास है उस क्लास में हमने बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर चुका है। इससे पहले क्लास में हम लोग सहसंयोजी बंध क्या है, सहसंयोजी बंध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ हम क्या कर चुके थे, देख चुके थे। साथ ही साथ लुईस संरचना किस प्रकार से बनाया जाता है यौगिकों का, वो भी हम लोग देखे थे। आज हम देखेंगे यहाँ पर कि सहसंयोजी बंध की ध्रुवीय प्रकृति हमको देखना है। ठीक है, सहसंयोजी बंध की ध्रुवीय प्रकृति देखना है। और ध्रुवीय प्रकृति मतलब होता है कि जो भी यौगिक होता है, अगर उसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अगर क्या होता है उसमें उत्पन्न हो जाता है किसी कारणवश से, तो वही आपका क्या कहलाता है, आपका ध्रुवीय प्रकृति कहलाता है। तो हमको ध्रुवीय प्रकृति देखना है किसमें, सहसंयोजी बंध में। वैसे सहसंयोजी जो बंध होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का नहीं होता है, लेकिन उसमें उपस्थित परमाणु के जो बिहेवियर होता है, विद्युत ऋणात्मकता जो गुण होता है, उनके वजह से कुछ सहसंयोजी जो यौगिक होता है उसमें आपका ध्रुवीय प्रकृति क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो उसी को यहाँ पर समझेंगे। तो सहसंयोजी बंध क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं, और ये आप जान चुके हैं या पहले पढ़ चुके हैं कि दो परमाणु के बीच जब इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझेदारी होता है, तो वहाँ क्या बनता है, आपका सहसंयोजी बंध का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि जैसे दो परमाणु है और दोनों परमाणु क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेता है, साझा कर लेता है, तो वहाँ पर जो भी बनने वाला जो बंध होता है वो आपका क्या कहलाता है, सहसंयोजी बंध कहलाता है। अब ये जो सहसंयोजी बंध बनता है ये दो तरीक़ा से बनता है। कैसे ये सहसंयोजी बंध बनता है, ये दो तरीक़े से कैसे बनता है, जब सहसंयोजी बंध दो समान परमाणु से बनता है ना। जब सहसंयोजी बंध दो समान परमाणु से बनता है तो उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर उस बंध को बनाने में जो भाग लेने वाले जो क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों परमाणु के क्या होता है, बीच में होता है। और इस स्थिति में अणु जो होता है वो क्या होता है, आपका उदासीन होता है। और उदासीन होने के कारण क्या हो जाता है, आपका ये जो सहसंयोजी बंध होता है वो अध्रुवीय प्रकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो पहला जो स्थिति है वो ये है कि यदि हमारा सहसंयोजी बंध क्या करता है, दो समान परमाणु के बीच बनता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस बंध को बनाने वाला जो दोनों इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों परमाणु के क्या होता है, बीच में पाया जाता है। और उस स्थिति में ये जो अणु होता है वो कैसा होता है भाई, हमारा उदासीन होता है। और उदासीन होने के कारण जो बना हुआ सहसंयोजी बंध होता है वो कैसा प्रकृति का होता है, अध्रुवीय प्रकृति का होता है। लेकिन बंध जो होता है अगर वो विषम परमाणु की या विषम नाभिकीय परमाणु के बीच बनता है, तो उस स्थिति में क्या होता है आपका, उस स्थिति में ये होता है कि जो साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, अधिक ऋण विद्युती तत्व की ओर क्या हो जाता है, आपका चला जाता है। जिसके कारण अधिक ऋण विद्युती तत्व पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज और कम ऋण विद्युतीय तत्व पर आंशिक रूप से क्या हो जाता है, प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और इस तरीक़ा से प्राप्त जो भी सहसंयोजी बंध होता है वो कैसा हो जाता है, आपका ध्रुवीय हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जाता है, ध्रुवीय प्रकृति को समझाया जाता है। यदि सहसंयोजी बंध दो समान परमाणु के बीच बनता है, जैसे दो हाइड्रोजन परमाणु है, दो आयोडीन परमाणु है, दो क्लोरीन परमाणु है, अगर इनके बीच अगर सहसंयोजी बंध बनता है तो उस स्थिति में जो बनने वाला क्या होता है, हमारा जो बंध होता है वो अध्रुवीय प्रकृति का होता है। ठीक है, और यदि हमारा जो सहसंयोजी बंध होता है वो दो विषम नाभिकीय परमाणु के बीच बनता है, जैसे HCl है, ठीक है, HBr है, अगर ऐसे परमाणुओं के बीच बनता है तो उस स्थिति में क्या होता है, साझेदारी का जो भी इलेक्ट्रॉन है वो दोनों परमाणु के बीच में न रह करके वो अधिक ऋण विद्युतीय जो तत्व होता है उसकी तरफ क्या हो जाता है, वो विस्थापित हो जाता है। और जिसके कारण से क्या हो जाता है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन विस्थापित होता है उसमें आंशिक रूप से माइनस चार्ज आ जाता है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन विस्थापित होता है उसमें आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ जाता है। और बना हुआ जो क्या होता है, सहसंयोजी बंध होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। और ध्रुवीय प्रकृति को किससे समझा जा सकता है, आपका HCl के द्वारा क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है, बताया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, सहसंयोजी बंध के ध्रुवीय प्रकृति को समझ सकते हैं। तो चलिए इसी को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, लिखते हैं, क्या बोल रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सहसंयोजी बंध की ध्रुवीय प्रकृति यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि दो परमाणु के साझेदारी से क्या बनता है हमारा भाई, सहसंयोजी बंध बनता है, आप जानते हैं। ठीक है, दो परमाणु के, है ना, फिर और मैं आपको समझाऊंगा इसको, ठीक है, क्योंकि थ्योरी है भाई, है ना, ज़्यादा। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या कि दो परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, दो परमाणु द्वारा
यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से है ना सहसंयोजी बंध बनता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सहसंयोजी बंध बनता है, ये हम जानते हैं, सहसंयोजी बंध बनता है। यदि सहसंयोजी बंध दो समान परमाणुओं के बीच बनता है, दो समान परमाणुओं के बीच बनता है, दो समान परमाणु के बीच बनता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यदि सहसंयोजी बंध दो समान परमाणुओं के बीच बनता है तो बंध बनाने में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के मध्य में होते हैं, दोनों परमाणु के मध्य में होते हैं, जिससे अणु उदासीन होता है, जिससे बना अणु उदासीन होता है, लिख सकते हैं आप, जिससे बना अणु उदासीन होता है, जिससे बना अणु उदासीन होता है और इस प्रकार के सहसंयोजी बंध और इस प्रकार दोनों परमाणु के बीच बना इस प्रकार से बना सहसंयोजी बंध अध्रुवी प्रकृति की होता है। कैसा होता है हमारा? अध्रुवी प्रकृति का होता है, ठीक है। ये तो हो गया समान। और यदि सहसंयोजी बंध अच्छा, इसको हम लोग और भी इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर इसे समनाभिकी हम क्या बोलते हैं? अणु भी बोलते हैं, ठीक है। और यदि सहसंयोजी बंध दो विषम नाभिकी परमाणु के मध्य बनता है, और यदि सहसंयोजी बंध दो विषम नाभिकी परमाणु के मध्य बनता है तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म या साझे की इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक ऋण विद्युतीय तत्व की ओर विस्थापित हो जाती है, जिससे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व पर ऋण विद्युतीय तत्व पर
अधिक ऋण विद्युतीय तत्व पर आंशिक रूप से ऋण आवेश और कम ऋण विद्युतीय तत्व पर आंशिक रूप से धन आवेश उत्पन्न हो जाती है और धन क्या हो जाए उत्पन्न हो जाती है, जिससे सहसंयोजी बंध ध्रुवी प्रकृति को प्रदर्शित करती है। सहसंयोजी बंध ध्रुवी प्रकृति की हो जाती है। तो ये हो गया आपका थ्योरी। क्या बोल रहा है आपको उदाहरण के तौर पर मैं फिर से बताता हूँ भाई, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, यदि हमारा क्या होता है, जो सहसंयोजी बंध होता है वो दो समान परमाणु के बीच बनता है। दो समान परमाणु मतलब जैसे दो हाइड्रोजन ले सकते हैं, दो आयोडीन ले सकते हैं, ठीक है, या दो क्लोरीन ले सकते हैं। ये सब क्या है, हमारा समान परमाणु है। तो इनके मध्य अगर क्या होता है, हमारा जो सहसंयोजी बंध बनता है, यहाँ पर सहसंयोजी जो बंध बनेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, बनने वाला जो बंध होता है वो कैसा होता है, अध्रुवी का होता है। जहाँ पर दो समान परमाणु क्या करता है, साझेदारी करता है, वहाँ पर बनने वाला बंध कैसा होता है, सहसंयोजी बंध ध्रुवी प्रकृति का ना होके अध्रुवी प्रकृति का होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं कि सहसंयोजी बंध अगर दो विषम परमाणु के बीच बनता है, तो उस स्थिति में साझेक इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हो जाता है, दूसरे की ओर क्या हो जाता है, चला जाता है, जिससे उस पर आंशिक रूप से कौन सा चार्ज, धन चार्ज और ऋण चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से हमारा सहसंयोजी बंध बनता है। यदि सहसंयोजी बंध समान परमाणुओं से बना हो तो बंध बनाने में भाग लेने वाला दोनों इलेक्ट्रॉन परमाणु के मध्य में होता है, जिससे बना अणु उदासीन होता है और इस प्रकार सहसंयोजी बंध अध्रुवी होता है। अगर मैं यहीं पर एग्जाम्पल लिख दूँ तो यहाँ पर H2, Cl2, I2 ये सब क्या होता है, इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उदाहरण को समझेंगे तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, इसके अंतिम में एक इलेक्ट्रॉन, एक हो गया हमारा हाइड्रोजन, इनके अंतिम में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझेदारी कर देता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर सहसंयोजी बंध बनता है। तो अगर परमाणु का है समान है, तो उस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी कर रहा है वो दोनों परमाणु के बीच में रहता है। मतलब उन जो इलेक्ट्रॉन होता है जो दोनों परमाणु के बीच में होता है, अर्थात उन दोनों इलेक्ट्रॉन पर दोनों परमाणु का क्या होता है, बराबर का हक होता है। और उस स्थिति में क्या होता है, हमारा अणु उदासीन होता है और आपका जो बना हुआ सहसंयोजी बंध होता है वो कैसा होता है, हमारा यहाँ पर अध्रुवी प्रकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और यदि सहसंयोजी बंध मान लो किसके बीच बनता है, दो विषम परमाणु के बीच बनता है, दो विषम परमाणु के बीच बनता है। ये क्लोरीन के अंतिम में 7 हो गया, हाइड्रोजन के अंतिम में कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पर अगर क्या होता है, आपका बंध बन जाता है तो ये कितना हो जाता है आपका 2, ये कितना हो जाता है 8। तो यहाँ पर जो बना बंध होता है उस बंध की बात करें या उस बंध में भाग लेने वाले जो इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व की ओर क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। मतलब किसके ओर चला जाता है, क्लोरीन की ओर चला जाता है, जिससे क्लोरीन पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। तो इसके कारण यहाँ पर जो बना हुआ सहसंयोजी बंध होता है वो कैसा होता है, हमारा ध्रुवी सहसंयोजी होता है। ये कैसा होता है, ध्रुवी सहसंयोजी होता है भाई, ठीक है। और ये कैसा होता है, हमारा अध्रुवी सहसंयोजी होता है। तो इस तरीक़ा से हम ध्रुवी सहसंयोजी और अध्रुवी सहसंयोजी यौगिक को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यदि मान लो आपको हाइड्रोजन क्लोराइड में पूछता है कि ये बंध कैसा होता है, सहसंयोजी होते हुए भी
ध्रुवी होता है, क्यों ऐसा करके, तो आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन और जो क्लोरीन होता है वो क्या होता है, विषम नाभिकी परमाणु होता है। जब इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो सहसंयोजी बंध बनता है, तो वो बंध में भाग लेने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन के अधिक ऋण विद्युतीय गुण के कारण क्या होता है, क्लोरीन की ओर क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण क्लोरीन पर आंशिक रूप से क्या हो जाता है, माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ जाता है। और हमारा जो यौगिक होता है वो क्या हो जाता है, सहसंयोजी होते हुए भी क्या हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन करता है तो बता सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आता है कि कारण बताइए कि HCl सहसंयोजी बंध है फिर भी ध्रुवीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है, क्यों, तो आपको वैसे ही जवाब देना है कि HCl जो होता है वो सहसंयोजी प्रकृति का होता है, लेकिन उसके बाद भी वो ध्रुवीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है, क्योंकि HCl में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन के अधिक ऋण विद्युतता के कारण क्लोरीन की ओर क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, जिससे क्लोरीन पर माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाता है। यही वजह है कि हमारा HCl या HBr या HI क्या होता है आपका सहसंयोजी होते हुए भी ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। चलिए अब हम आगे की जो टॉपिक है उसकी ओर क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं। आगे दिया है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग देखेंगे, या द्विध्रुव आघूर्ण क्या है वो पहले हम लोग देखते हैं, फिर अनुप्रयोग क्या करते जाएंगे, देखते जाएंगे। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, रियल में द्विध्रुव आघूर्ण की अगर मैं बात करूं तो ये किसी भी ध्रुवीय प्रकृति को दर्शाने के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का क्या किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। और द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है उसको म्यू से दर्शाया जाता है, और इसका जो मान होता है वह सहसंयोजी बंध में भाग लेने वाले जो भी क्या होते हैं, जो परमाणु होते हैं उनके धनात्मक सिरों या ऋणात्मक सिरे, जिसको हम लोग ई से दर्शाते हैं, और उनके बीच की दूरी डी के क्या होता है, आपका बराबर होता है। मतलब द्विध्रुव जो आघूर्ण है वो जो भी क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, या जो सहसंयोजी बंध जो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं उनको समझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का प्रयोग करते हैं। मतलब ध्रुवीय सहसंयोजी जो बंध होते हैं उनके ध्रुवीय गुण को समझाने के लिए, या सहसंयोजी बंध के ध्रुवीय गुण को समझाने के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और ये जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो उस अणु में भाग लेने वाले जो क्या होते हैं, हमारे जो धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है उनके और उन दोनों परमाणु के बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है, आपका बराबर होता है। वही आपका क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सहसंयोजी बंध की ध्रुवीय प्रकृति को द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसका मान है ना, अणु में उपस्थित परमाणु के धनात्मक या ऋणात्मक सिरा, तथा दोनों परमाणु के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होती है या होता है। इसे मतलब किसे, द्विध्रुव आघूर्ण को द्विध्रुव आघूर्ण को
को म्यू से, है ना, दर्शाया जाता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये होता है म्यू, ये हो जाता है हमारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन या परमाणु में उपस्थित ऋणात्मक या आपका धनात्मक सिरा और दोनों परमाणु के बीच की आपका क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है। तो इस तरीक़ा से द्विध्रुव आघूर्ण को बता सकते हैं। तो रियल में द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, तो किसी भी यौगिक की जो ध्रुवी बंध होता है या ध्रुवी जो प्रकृति होता है उसको समझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है आपका E/D, जहाँ पर E क्या होता है, उस द्विध्रुव जो क्या होता है, अणु होता है, उसमें उपस्थित धनात्मक या ऋणात्मक आवेश को शो करता है। और जो D होता है वो दोनों परमाणु के मध्य किसको शो करता है, वही आपका डिस्टेंस को क्या करता है, शो करता है। यहाँ पर लिख सकते हैं म्यू बराबर क्या होता है हमारा, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। द्विध्रुव आघूर्ण है हमारा, ये हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो ये तो क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक सिरा होता है। ये कैसा होता है हमारा, धनात्मक और ऋणात्मक सिरा होता है। ऋणात्मक सिरा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये दो परमाणु के बीच की दूरी को शो करता है। दो परमाणु के बीच की क्या है हमारा, दूरी, बीच की क्या है, दूरी को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से द्विध्रुव आघूर्ण को बता सकते हैं। कॉमन चीज़ यही है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या करता है, किसी भी यौगिक के जो ध्रुवी प्रकृति होता है उसको प्रदर्शित करता है और उसको इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। चलिए, द्विध्रुव आघूर्ण के कुछ अनुप्रयोग दिया गया है, उस अनुप्रयोग को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ अनुप्रयोग दिया गया है। पहला इसमें अनुप्रयोग दिया है कि प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करने में, ठीक है, प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करने में कैसे हम द्विध्रुव आघूर्ण का प्रयोग करते हैं। मतलब प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करने में मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कितना % आने से वो सहसंयोजी बंध को प्रदर्शित करता है या कितना % आने से वो आपका बोल सकते हैं कि वो आयनिक बंध या सहसंयोजी बंध को प्रदर्शित करता है। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहला है प्रतिशत आयनिक लक्षण, और ये जो प्रतिशत आयनिक लक्षण है उसको कैसे दर्शाते हैं, यहाँ पर आप लगा सकते हैं यहाँ पर कि द्विध्रुव आघूर्ण के प्रायोगिक मान, ये हमारा प्रायोगिक मान होता है। कोई भी यौगिक का जो द्विध्रुव आघूर्ण का जो प्रायोगिक मान होता है, और उसी प्रकार द्विध्रुव आघूर्ण का परिकलित मान, ये हमारा परिकलित मान होता है हमारा कैलकुलेटेड, और ये ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू कितना हो जाता है हमारा 100 हो जाता है। और इस 100 को हम क्या करते हैं, जो भी आपका जो प्रायोगिक मान मिला है द्विध्रुव आघूर्ण का और उसका परिकलित मान मिला है उसको 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो जो भी प्रतिशत आता है उस प्रतिशत के बेस पर बताया जा सकता है कि दोनों परमाणुओं के बीच बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध होता है या आयनिक बंध होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए क्या दिया गया है भाई, हमारा उदाहरण के लिए दिया गया है कि HCl में अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण देखें, द्विध्रुव आघूर्ण का मान, आघूर्ण का जो क्या दिया है हमारा मान, द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया है हमारा, एक हमारा द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया है, एक प्रायोगिक मान दिया है, प्रायोगिक मान दिया है। इसमें प्रायोगिक मान HCl का प्रायोगिक मान दिया है, यहाँ पर HCl का प्रायोगिक अगर मैं मान की बात करूं तो इसका मान दिया है आपका 1.03 D दिया गया है। और अगर मैं बात करूं HCl का, है ना, परिकलित मान दिया है और इसका दिया है लगभग आपका 6.12 D, ये हमारा क्या दिया है, परिकलित मान दिया है। तो इस मान को अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर रख देते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 1. हो जाता है 03 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 6.12 इंटू कितना हो जाता है हमारा 100, तो लगभग ये कितना % आता है आपका
17% आता है और 17% ये शो करता है कि हमारा जो यौगिक होता है वो यौगिक सहसंयोजी न होकर के आयनिक गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। पहले भी आप देख चुके हैं कि 1 पॉइंट क्या होता है हमारा जो 7 होता है, 1.7 अगर है किसी का भी मान तो 50% सहसंयोजी बंध और 50% क्या हो सकता है आपका आयनिक बंध हो सकता है। और जहाँ 17% से एबव जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा जो भी बंध होता है वो आयनिक बंध को ही क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार से मान को रख करके किसी भी यौगिक का जो भी क्या होता है जो सहसंयोजी गुण है और आयनिक गुण है वो क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, जिसका फार्मूला सिंपल सा दिया है, द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान और द्विध्रुव आघूर्ण का परकलित मान। ये आपको मान दिया रहेगा, बस मान को रखना है और मान को रखने के पश्चात कटने के पश्चात जो भी परसेंट आता है उस परसेंट के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वह बंध सहसंयोजी होगा या आयनिक बंध होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं HCl की अगर हम बात करें तो ये 17% आ रहा है, अर्थात ये क्या करता है, सहसंयोजी बंध होता है, बट ध्रुवता की वजह से ये आयनिक प्रकृति को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से पहला हमारा जो क्या होता है आपका अनुप्रयोग है वो देखा जा सकता है भाई। ठीक है, चलिए अब सेकेंड के पास चलते हैं। ये दिया है सीन्स ट्रांस समवायी की पहचान। सीन्स और ट्रांस समवायी होता क्या है, ये मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर दिया है सी, अगर मैं बात करता हूँ ये हमारा दिया है C डबल बॉन्ड C, इस तरफ दिया है Cl और इस तरफ दिया है H, इस तरफ दिया है H और इस तरफ दिया है C। यदि हमारा क्या होता है कि जो मेन हमारा क्या होता है, ये जो हमारे परमाणु है, इस परमाणु से जुड़ा हुआ जो भी क्या होता है अन्य क्रियात्मक समूह होता है, अगर दो क्रियात्मक समूह क्या होता है आपका एक दिशा में होता है, एक साइड में होता है, मतलब 100 हम बोल सकते हैं, यहाँ पर ये 90 अंश का बोल सकते हैं, तो उस स्थिति में इसको क्या कहा जाता है, सीस कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सीस। और अगर यही जस्ट क्या हो आपका इस प्रकार से अपोजिट हो, एक Cl यहाँ पर और एक Cl यहाँ 180 डिग्री के कोण में हो, तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका ट्रांस कहलाता है। तो यहाँ पर ये देखा गया है जो सीस समाई होता है उसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है वो 0 नहीं होता है ना। सीस समाई में द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है, जबकि जो ट्रांस समाई होता है इसमें अगर हम द्विध्रुव के मान की बात करें तो ये क्या होता है आपका 0 होता है। तो हम ये बोल सकते हैं यदि कोई यौगिक है और उसमें अगर द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है अगर वो 0 नहीं है तो वो सीस समाई को शो करता है, और यदि हमारा क्या होता है उसमें द्विध्रुव आघूर्णक मान 0 है तो ट्रांस समाई को प्रदर्शित करता है। तो जो सीस समाई होता है वो सम्मित नहीं होता है। सम्मित का मतलब क्या होता है भाई हमारा, सम्मित जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये Cl, ये हो गया Cl, ये हो गया H और ये हो गया H। सम्मित मतलब जब हमको इसको काट देते हैं या बराबर भागों में बांटते हैं तो हमको बराबर बराबर मात्रा में जो है हमको परमाणु प्राप्त नहीं होता है, तो उस स्थिति में इसका मान 0 ना होकर के क्या हो जाता है, 0 से कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सीस समावयी सीस समवायी है ना, सम्मित प्रकृति का नहीं होता है, सम्मित है ना, प्रकृति का नहीं होता है, प्रकृति का नहीं होता है है ना। और इसमें जिससे इसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, जिससे इसमें द्विध्रुव आघूर्ण मतलब म्यू बराबर क्या होता है, 0 होता है। म्यू बराबर 0 नहीं होता है, जबकि ट्रांस समावयवी है ना, सम्मित प्रकृति का होता है, सम्मित प्रकृति का होता है, अतः इसमें द्विध्रुव आघूर्ण बराबर कितना होता है हमारा, 0 होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मान, द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है एथिलीन डाइक्लोराइड का, है ना, उदाहरण
तो उदाहरण में क्या होता है हमारा, ये हो गया C डबल बॉन्ड C, एथिलीन हो गया, और 2 Cl है तो डाई क्लोराइड बोल सकते हैं, है ना, एथिलीन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा सी समवायी, है ना, जहाँ पर म्यू का मान लगभग 1.90 D को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, और ये सीस को शो करता है, और C डबल बॉन्ड C, और ये हो जाता है आपका Cl, इस साइड Cl, इस तरफ H, और इस तरफ H की बात करें तो ये आपका ट्रांस को शो करता है। हम समझता पढ़ेंगे तो और इसको डिटेल में करेंगे भाई। और यहाँ पर म्यू का मान क्या होता है, 0 होता है। तो उस स्थिति में भी सीन्स और ट्रांस समवायी को क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा पता लगा सकते हैं। तो ये कितना अनुप्रयोग हो गया, 2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, और थर्ड नंबर है हमारा अणुओं की ज्यामिति, संरचना तथा सममिति ज्ञात करना। ठीक है, इसके द्वारा कुछ अणुओं की ज्यामिति संरचना भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना, सममिति ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ सम्मित वाला यहाँ पर दिया गया है, सममित युक्त हमारा यौगिक दिया है, सम्मिति, है ना, संरचना देखते हैं, सम्मित युक्त यौगिक। सम्मित वाला में कुछ कुछ दिया गया है, जैसे कार्बन डाई क्या दिया है, ऑक्साइड दिया है, साथ में क्या दिया है, क्या बोल सकते हैं, ECl2 दिया है। ठीक है, और एक दिया है हमारा BF क्या दिया है हमारा, 3 दिया है। ये सम्मित वाले हैं। ठीक है, और सबकी संरचना तो अलग अलग होता है भाई, उसको बिना पढ़े आपको नहीं पता चल सकता। फिलहाल इनकी ये सब सम्मित वाले होते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसमें बराबर बराबर स्थिति को शो करता है, सम संख्या में है उसको शो करता है, बोल सकते हैं। तो ये सब सम्मित वाले हैं। और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसा बनता है, C, आप पहले से पता है, डबल बांड O, और इधर क्या होता है, डबल बांड O होता है। और इसमें हम देखें तो क्या बोलते हैं, आपका ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, इसलिए हम देखें तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं तीर करके, और इसको इस प्रकार से तीर कर से क्या करते हैं, दर्शाते हैं, और एक ही संरचना को शो करते हैं भाई। इसी प्रकार बेरिलियम की बात करूँ तो बेरिलियम बीच में होता है, एक क्लोरीन इधर होता है, एक क्लोरीन क्या होता है, इधर होता है। और अगर क्लोरीन की विद्युत ऋणता देखें तो वो क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर तीर इस प्रकार से और इस तीर को इस प्रकार से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ BF3 की, तो उस स्थिति में क्या होता है, आपका जो BF3 होता है वो आपका इस प्रकार से क्या होता है, ये हो जाता है F, ये हो जाता है आपका कौन सा, B हो गया, ये होता है आपका F, इधर हो जाता है आपका F, इधर हो जाता है आपका क्या हो जाता है, F हो जाता है। और यहाँ पर चूँकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता आपका क्या है, ज़्यादा है, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, इसको इस प्रकार से तीर करके, इधर आपका तीर करके और इधर आपका तीर करके क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो ये तो त्रिकोणीय संरचना होता है, ये रेखीय संरचना, ये भी लगभग रेखीय संरचना या कोणीय संरचना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये सम्मित के अंतर्गत आता है भाई। ठीक है, और अगर हम असम्मित में देखें, असम्मित में कुछ देखें तो जैसे H2O दिया है, ROH दिया है ना, इस पे इस प्रकार से यौगिक दिया गया है। तो जैसे हम पानी की ही बात करते हैं तो पानी जो होता है उसमें क्या होता है, आपका ये हो जाता है O, ठीक है, ये हो गया आपका H, ये हो गया हमारा क्या होता है, हमारा H। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, H2O को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है इस प्रकार से, तो आप इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, आपका संरचना इस प्रकार से क्या होता है, प्रदर्शित होता है, ये प्लस और ये क्या हो जाता है, इस प्रकार के प्लस। तो इस प्रकार की कुछ संरचना भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके द्वारा बता सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। और एक दिया है आपका बेंजीन, बेंजीन के द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्नों की पहचान में कि कौन सा, देखो सबसे पहले क्या होता है, जो बेंजीन होता है, इस बेंजीन की अगर मैं बात करूं तो बेंजीन के आपके 3 पोजीशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने पोजीशन होते हैं, 3। वैसे बेंजीन का फार्मूला मैं बात करूँ तो C6 क्या होता है, हमारा S6 होता है, ये बेंजीन का सूत्र होता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है भाई, C6H6 होता है। ठीक है, और लिखते वक्त इसको ऐसे लिखाते हैं, रियल में ऐसा होता है C और यहाँ पर C, यहाँ पर C, और सबके पास क्या होता है, एक हमारा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर, और अल्टरनेट इसमें डबल बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितना होता है भाई, 4 होता है, इसलिए 4 रखना अंतिम में जरूरी है, तो 4 संयोजकता।
और इसी को क्या किया जाता है, इस रूप से दर्शाया जाता है। अब इसके हमारे कुछ पोजीशन होते हैं। कौन से पोजीशन होते हैं हमारे, तो यहाँ पर आपका कुछ पोजीशन, जैसे ये आर्थो होता है ना, ये आपका क्या होता है, आपका मेटा होता है, ये आपका क्या होता है, पैरा होता है। ऐसा नहीं है कि यहीं पर आर्थो, यहीं पर मेटा, यहीं पर पैरा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वही आर्थो हो। इसका क्या होता है हमारा, ऐसे जैसे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पर कोई आर्थो हो सकता है, कोई मेटा हो सकता है, कोई पैरा हो सकता है। जैसे यहाँ पर कोई समूह मान लो आर जुड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में आर्थो होगा, ये क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका पैरा हो जाएगा। इसी प्रकार इसके बगल वाला क्या हो जाएगा, आर्थो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाता है, आपका पैरा हो जाता है। तो कहीं से भी कोई भी समूह जुड़ता है, उसका बगल वाला आर्थो, फिर बगल वाला मेटा, फिर बगल वाला पैरा। जैसे ये हमारा समूह यहाँ से जुड़ा, तो इस तरफ से जाएंगे तो पहले आर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। इस तरफ से भी जाएंगे तो पहले आर्थो, फिर मेटा, और फिर पैरा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो क्या होता है, जो पैरा पोजीशन होता है, कौन सा पोजीशन, ये जो पैरा पोजीशन होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें द्विध्रुव आघूर्ण का मान, तो ये शून्य को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर, और ये सममित को शो करता है, किसको शो करता है, आपका सममिति को शो करता है। अगर मैं आर्थो पोजीशन की बात करें, तो यहाँ पर उसका मान शून्य के बराबर नहीं है, ये असममिति को क्या करता है, शो करता है, या असममित को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये कैसा होता है हमारा, असममित होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मेटा पोजीशन का, तो यहाँ पर भी ये जीरो से बहुत ज़्यादा करीब होता है, या जीरो के बराबर नहीं होता है, मतलब अति सममित होता है, मतलब अति असममित बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से बेंजीन की स्थिति को भी इसके द्वारा समझाया जा सकता है कि पैरा पोजीशन सममित होता है, आर्थो और मेटा पोजीशन सममित नहीं होता है। तो इस तरीक़ा से कुछ हमारा क्या है, अनुप्रयोग है, जो अनुप्रयोग क्या किया जाता है, इस प्रकार से द्विध्रुव आघूर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सहसंयोजी बंध की ध्रुवीय प्रकृति और साथ ही साथ द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग। तो आज का क्लास यहीं पर हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, है ना। और आने वाला जो क्लास है उसमें हम लोग उप सहसंयोजी बंध के बारे में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं।